मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम लोग? कैसे हो? वेलकम 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 बैक टू अनदर लेक्चर। न्यू चैप्टर, न्यू एनर्जी। कैसी है एनर्जी? कैसी है तुम्हारी वाइब्स? हाँ, पॉजिटिव एनर्जी है, हैप्पी वाइब्स है। मैं तो बहुत जोश में, अगर तुम्हें लग रहा होगा मैं बहुत जोश में हूँ, हाँ। कैसे हो तुम सब? तुम्हारा बहुत 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 स्वागत है हमारे सेकंड चैप्टर में, जो है मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी। यस, कैसे हो तुम सब? पहले ही चैप्टर हम शुरू करेंगे, सब कुछ इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले तुम ये बताओ, तुम लोग कैसी है एनर्जी? क्लास के लिए रेडी हो? नए चैप्टर के लिए रेडी हो? आई नो ये चैप्टर तुम्हारा ऑलरेडी क्या होगा, स्कूल क्या होगा, बता दिया होगा, बट अपन लोग इसको फिर से रिवाइज कर लेंगे एक बार, ठीक है? कैसे हो? आई अज्यूम बहुत अच्छे हो, है ना? स्कूल अच्छा चल रहा है? second day था आज स्कूल का, बाद हॉलीडे होमवर्क वगैरह ना, टेंशन नहीं है, सब हो जाएगा, ठीक है? एंड अगर तुम बहुत अच्छा, अच्छी भी लग रही तो तुम लोग तो मतलब, बस मैंने क्या बोला, इट इज नॉट अ लाइव क्लास, सो आई मिस दैट पार्ट। मतलब तुमसे ऐसे मैं और मैं क्लास करती हूँ, वो तो दैट इज माय लाइक फेवरेट टाइम, बट मतलब लाइक लाइव बात नहीं हो रहा है, साइड में चैट्स चलते हैं ना, तो वो चीज आई मिस अ लॉट। हमारे ऐसे लाइव चैट्स में पढ़, आई होप हम लोग जल्दी वो लाइव चैट वाले अभी फॉर द टाइम बीइंग जस्ट अज्यूम मैं करती हूँ, बहुत अच्छी होती है। एंड जैसा मैंने कहा था अपनी क्लास देख, तो ऑल गुड, कोई टेंशन तो नहीं है, मजे में है, हाँ सब अच्छा है, सब चंगा है। चलो, जैसा तुम्हें मैंने बताया था, मैंने लास्ट क्लास तुम्हारी कर दी थी, तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर हमने ऑफिशियल कर दिया था, एंड उसका मैंने नोट्स तुम्हारे टेलीग्राम चैनल पे मैंने दिया है, प्रैक्टिस शीट अलोंग विथ योर ग्लॉसरी एंड स्टार्टिंग क्वेश्चन, ठीक है? टेलीग्राम पे वो है, टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लेना, मिल सकता है। ऑल्सो तुम्हारी प्ले बनी हुई है क्लास 11 की, अगर तुम चैनल के, अगर तुम्हारा जो माइंड शास्त्र का यूट्यूब चैनल है, अगर प्लेलिस्ट देखोगे, क्लास 11 की बनी हुई है, वहाँ पे तुम्हारी सारी, अगर तुम्हारी कोई क्लास मिस हो जाती है, वहाँ पे तुम क्लास को देख सकते हो। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा सेकेंड चैप्टर। तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में, मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आएगा, अगर इतना तो मुझे पढ़ाने में इतना मजा आएगा, ठीक है? अगर तुम्हें, मुझे डबल में मजा आएगा पढ़ाने में, हम बहुत सारे रिलेटेड एग्जाम्पल्स यूज करेंगे, तुम्हें बहुत मजा आएगा। तुम्हारी डिस्क्लेमर मैंने ऑलरेडी पहले दे दिया, मत बोलना, ठीक है? तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी, तो जैसा कि तुम सेकंड चैप्टर का नाम जानते हो, मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी, मतलब साइकोलॉजी में अगर हमें फिनोमिना के बारे में जानना है, कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास, तो ये चैप्टर उसके बारे में है। जैसा हमारी क्लास की परंपरा है, हम हर एक 9 to 9 हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो इस चैप्टर में टेक्निक पढ़ने वाले हो, साइकोलॉजिकल इंक्वायरी जब होगी, साइकोलॉजिकल रिलेटेड प्रॉब्लम हम जब हमें साइकोलॉजिकल फिनोमेना के बारे में समझना होता है, गोल्स और नेचर क्या होते हैं, कितने तरीके के डेटा है जो साइकोलॉजिस्ट करते हैं, साइकोलॉजिस्ट कलेक्ट करते हैं। ये चैप्टर है ना, ये काफी रिसर्च बेस्ड, रिसर्च ओरिएंटेड चैप्टर पर्सपेक्टिव, और साइकोलॉजिकल इंक्वायरी, किसी साइकोलॉजिकल फिनोमेना को समझ, कौन कौन से मेथड्स हमें लगते हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं, कोई भी जब हमारे पास जब डेटा आता है, डेटा को कैसे एनालाइज करते हो, तब उसका मेथड। ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज, हम हमारे एथिकल कंडक्ट, साइकोलॉजिकल इंक्वायरी जब हम कर रहे हैं, और हमारा ये चैप्टर जब तुम पढ़ लोगे पूरा चैप्टर में से, तुम्हें सारी चीजों का थोड़ा आइडिया हो जाए, ठीक है? तुम्हारा कंटेंट क्लास इस चैप्टर का, जहाँ पे सबसे पहला हमारा बिगिन इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया होता है,
बाद आता है हमारा गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी, क्या-क्या गोल्स हैं, बाद साइकोलॉजिकल डेटा क्या नेचर क्या है, कौन-कौन से साइकोलॉजी इम्पोर्टेंट मेथड्स तुम यूज़ करते हो, साइकोलॉजी इंक्वायरी में सर्च करना होता है तो तुम कौन-कौन से मेथड का इस्तेमाल करते हो, ये सारे मेथड्स हैं। जब तुम्हारे पास डेटा आता है, ये मेथड्स करने के बाद जब तुम कोई फिनोमिना है ना, जैसे कोई वार्ड का सिचुएशन में कोई वार्ड का सिचुएशन समझना है और उसके ऊपर जब तुम ऑब्जर्वेशन टेक्निक लगाते हो तो तुम्हारा डेटा निकलेगा जो तुमने कलेक्ट किया है, एनालाइज कैसे करोगे तो उसके अलग मेथड्स होते हैं, साइकोलॉजिकल इंक्वायरी यूजेशंस क्या होते हैं एंड एथिक्स है। तो ये सब हम पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे इसको 6-7 लेक्चर में कंप्लीट करने का, बट इससे ज़्यादा भी शायद हो सकता है। तो बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं। जैसा अगर तुम पहला इंट्रोडक्शन हमारी परंपरा है, हम इंट्रोडक्शन वर्ड की हर चीज़ हम लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, तो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, क्या है इंट्रोडक्शन, ठीक है? जैसे हमने पहला चैप्टर पढ़ा था साइकोलॉजी के बारे में और देखा था कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या थी? क्या थी साइकोलॉजी की डेफिनेशन? साइकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस, बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, है ना? करेक्ट? नो कोई डाउट तो नहीं? यस। अब वो मे बी बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होगी तुम्हारे अंदर ये जानने की, वो भी साइकोलॉजिस्ट को मेंटल की कोई फिनोमिना है, कोई भी चीज़ को पढ़ते कैसे हैं, समझते कैसे हैं? तुम्हारे मन में ख़्याल आया होगा, या अगर दूसरे शब्दों में मैं कौन-कौन से मेथड ऐसे हैं साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, वो फिनोमिना को समझ सकें और वो बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन, है ना? तो हर साइंटिस्ट की तरह साइकोलॉजिस्ट क्या नाम है चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, कोई भी फिनोमिना को डिस्क्राइब करते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं कि वो बिहेवियर ऐसा, जैसे कोई भी बिहेवियर है, जैसे तुम्हें गुस्सा आ गया, तुम तुम्हारा पहले गुस्सा डिस्क्राइब करेंगी, वो क्या है, गुस्सा एक्सप्लेन करेंगे, क्यों आया गुस्सा, उसका रीज़न, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, है ना? तो प्रिडिक्ट करेंगे कि ऐसा ये गुस्सा जो है हमारे कौन-कौन से सिचुएशन में आ सकता है और फिर उसको कंट्रोल करने की, तब अभी तुम पढ़ोगे, तब अभी तुम प्रैक्टिस करने के लिए एक डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन और कंट्रोल करने के लिए साइकोलॉजिस्ट जो है काफ़ी फॉर्मल और सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन पे रिलाई करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन उनकी बहुत अच्छी फॉर्मल होनी, एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक मेथोडोलॉजी है, जहाँ पे साइकोलॉजी एक साइंटिफिक वर्ड है, तो मतलब साइंटिफिक जर्नी है। साइकोलॉजिस्ट काफ़ी रिसर्च मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी अनोखे हैं समझने, उनको समझने मेथड है वो एक मेथड से हम उनको नहीं, उनको हमें अलग-अलग मेथड लगते हैं समझ, कि क्वेश्चन जब ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात आती है तो बहुत सारे इस्तेमाल करना पड़ता है और एक मेथड से हम समझ सकते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स अब मैं तुम्हें एक ये ऑब्जर्व तुम्हें ऑब्जर्वेशन के साथ-साथ मैं तुम्हारा सर्वे कर सकती हूँ, मैं तुम्हारी केस स्टडी कर सकती हूँ, सब चीज़ मैं तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी जानकारी निकाल, जैसे मेथड सच एज़ ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, कोरिलेट, सर्वे, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, केस स्टडी, ये सब हम साइकोलॉजी प्रॉब्लम की फिनोमिना को पढ़ने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल, और ये सारी चीज़ें हम सब समझेंगे, सबके बारे में तुमने सुना भी होगा, ऑब्जर्व, एक्सपेरिमेंट, केस स्टडी। अब एक्सपेरिमेंट तो तुमने साइंस में सुना होगा, है ना? यहाँ का एक्सपेरिमेंट थोड़ा अलग होता है, ठीक है? सर्वे तुमने सुना होगा, सर्वे हर चीज़ का सर्वे होता है ना? तुम दुकान गए, तुम मॉल में गए, तो वहाँ पे ये सब फैक्ट जो देते हैं, मैं एक सर्वे के इतने से इतने पे रेट करो, सर्वे, ठीक है? Chapter will familiarize you with the goals of psychological inquiry, the nature of information
that we collect in psychological and diverse range of psychological devices available for the study of psychology and some important issues psychological studies. सिंपल इतना भी हम अपन लोग पढ़ेंगे बारे में प्रोडक्शन में कोई भी डाउट कोई भी समस्या कोई भी तकलीफ ऑल क्लियर। अब हम लोग आरंभ करते हैं जो है हमारा गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी क्या है। साइकोलॉजिकल इंक्वायरी साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी सवाल जब हमारे पास हो हमारे कुछ गोल्स होते हैं भी साइंटिफिक साइकोलॉजिकल इंक्वायरी होते हैं कुछ गोल्स होते हैं हमारी जिंदगी गोल्स होंगे कि यहाँ घूमने जाना है मुझे स्विट्जरलैंड घूमने जाना है मुझे लंदन घूमने जाना है मुझे PS5 चाहिए मुझे बड़ा होके ये बनना है हमारे गोल्स होंगे वैसे ही साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के भी कुछ गोल्स होते हैं वो गोल्स को पूरा करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला गोल होता है के बेसिस पे होता है प्रिडिक्शन आता है एक्सप्लेनेशन आता है कंट्रोल और उसके बेसिस पे आता है एप्लीकेशन। अब हर ये सारे टर्म्स को हम करके एग्जाम्पल से फास्ट नहीं जाऊंगी मैं आराम से मैं समझाऊंगी समझ में आएगी मैं एक बार जरूर मुझे लगा कि मैं आई विल एक्सप्लेन अगेन वन मोर टू फाइव वंस मोर ट्वाइस मोर थ्राइस मोर हर टाइम में ठीक है जी। अब अगर तुम देखोगे 5 तरीके के हमारी को क्या पहले उसको याद कर लो कोई भी तुम्हारा अगर बिहेवियर है तो तुमको अभी पता मान लो तुम्हारा एक क्या एग्जाम्पल है स्टडी हैबिट्स के बारे में चलो तुम्हारा मुझे गुस्सा देखना है गुस्सा बहुत आता है ना हमारे मम्मी पापा तुमसे बहुत परेशान पर गुस्सा बहुत आता है अब तुम वो गुस्सा लेके तुम मेरे पास आए तो मैं क्या करूंगी तुम्हारा गुस्सा तुम्हारा बिहेवियर है अब मैं इस समझने की कोशिश करूँ सबसे पहले मैं तुम्हारे गुस्से को डिस्क्राइब करूंगी तुम्हारा गुस्सा क्या है ना? किस तरीके का गुस्सा मारते हो या चिल्लाते हो या चीजें को तोड़ते क्या है किस तरीके का डिस्क्रिप्शन मैं तुम्हारे डिस्क्राइब कर रही हूँ क्या है तुम्हारा बिहेवियर बेसिस मैं तुम्हें प्रिडिक्ट करूंगी होगा प्रिडिक्शन क्या होगा मैं ये समझूंगी हमने अभी गुस्सा चलो मैंने ये तुम्हें पता लगा आया कब आता है सब चीजें मैंने डिस्कस बेसिस मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो इस आएगा बेसिस पे क्या अब क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर चुकी हूँ ऐसा तुम्हारा है तो अब मैं करूंगी वो तुम्हें बता रहा है ना आने का रीजन क्या है किस चीज की वजह से तुम कौन ऐसे होप कर रहा है कौन तुम्हें बता रहा है जो तुम बता हो रहे हो पेशेंट है तुम्हारे भाई बहन है छोटे भाई बहन है करते हैं भाई है तुम्हारे भाई बहन है कोई जैसे तुम्हें गुस्सा आता है या तुम्हारा कोई काम पेंडिंग रह जाता है इसके वजह से तुम्हें गुस्सा आता है क्या है तो वो होगा एक्सप्लेनेशन पर मुझे पता चल गया कि तुम्हारा बिहेवियर क्या है तुमने प्रिडिक्ट कर लिया मैंने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया कि क्या है किस मैं कंट्रोल कर सकती हूँ ऐसा सिचुएशन में अगर आएगा तो मैं क्या वहां पे करूंगी ना आए तो वो हो गया कंट्रोल ना और उसी बेसिस पे एप्लीकेशन जाएगा तो मैं जनरलाइज कर सकती हूँ ऐसा ऐसा सिचुएशन ना तो लोग आ सकते हैं और को भी आ सकता है ना जैसे अगर तुम्हें गुस्सा आता है वैसे करता है हमारे लिए लगेगा वो शायद मेरे लिए लगेगा यही हो गया एप्लीकेशन समझ में आया ऊपर ऊपर से समझ अब इस को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते सबसे पहला आता है हमारा डिस्कशन भी साइकोलॉजिकल फिनोमिना को पढ़ने के हम एक बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं कि बिहेवियर क्या है
कैसे हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं हमारे लिए। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि बिहेवियर को अलग करके बता सकते हैं, फिर उस बिहेवियर से अलग है, सिंपल मतलब तुम्हें डिस्क्राइब करना है यहाँ। जितना डिटेल में हो सके, कब हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, सब कुछ। कब हुआ, क्या था, क्या व्हाट बिहेव, व्हाट डिस्क्राइब है वो करना। फॉर एग्जाम्पल क्या दिया, कल्चर को स्टूडेंट के, बच्चों के स्टडी हैबिट्स के, स्टडी हैबिट्स क्या होंगी, क्लासेस रेगुलरली, होमवर्क अपना टाइम पे करना, अपना काम टाइम पे सबमिट करना, टाइम से पढ़ना, ये सब चीजें एक स्टडी हैबिट का रूटीन आएगा। तो इस कैटेगरी में कुछ को लेगा ना, लाइक प्लानिंग योर स्टडी शेड्यूल पे कुछ स्टडिंग अकॉर्डिंग टू द, ऐसे ऐसे पे लेगा। सर्चर को क्या करना है, स्टडी हैबिट का डिस्क्रिप्शन का मीनिंग क्या है, मेरे हिसाब से स्टडी हैबिट का मीनिंग क्या है, मुझे उसे लिखना पड़ेगा। और डिस्क्रिप्शन है उसका मुझे प्रॉपर लिखना पड़ेगा, जिससे या सामने वाला जो पढ़ रहा है उसको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो। स्टडी हैबिट का मतलब ये, कोई भी चीज को टाइप करना, ऐसे नहीं बस हवा में करना है, टाइप करना है अच्छे से सिस्टमैटिकली, हर एक बताने के साइकोलॉजिकल रिसर्च होती है, बहुत समय हर चीज को बहुत प्रिसाइजली, बहुत माइन्यूट, बहुत डिटेल में जाके, बहुत सावधानी से, बहुत के बेसिस पे आता है हमारा सेकंड गोल, जो है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन मतलब क्या, ऑफ बिहेवियर। एक बार अगर तुम्हें समझ में आ गया फिर क्या था, एक बार तुमने बता दिया कि बिहेवियर क्या है, समझ में आ गया और तुमने टाइप कर दिया, सही से टाइप कर दिया, ये बता सकते हो कि स्टडी हैबिट और कौन कौन से बिहेवियर के साथ एसोसिएटेड हैं और कौन कौन से साथ एसोसिएटेड है। पर्टिकुलर बिहेवियर का रिलेशन बाकी बिहेवियर, बाकी बाकी फिनोमिनन के साथ पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। तुम ये भी बता सकते हो कि वो बिहेवियर कौन से कंडीशन में हो सकता है, जैसे मैं एक एग्जांपल बताया था, तो मैं वो समझ सकती हूँ कि ये गुस्सा बिहेवियर कौन से सिचुएशन में कर सकते हो, कौन सा ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे तुम्हें बहुत गुस्सा आ सकता है। तो यू फोरकास्ट दैट अंडर सर्टेन कंडीशन दैट पर्टिकुलर बिहेवियर में अगर विद इन अ सर्टेन मार्जिन ऑफ, कुछ गलतियां हो सकती है बट ओवरऑल ऐसा अगर कुछ तो तभी तुम्हें। अगर मैं स्टडी हैबिट की यहाँ पे बात करूँ, सर्चर इज able to establish a positive relationship amount of time of study and achievement in different subject। मतलब स्टडी टाइम, स्टडी हैबिट का एक टाइम वो होगा, कितना टाइम डिवोट कर रहे हो तो उसका, और स्टडी सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट्स हैं तुम्हारे कितने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उसके एक रिलेशन। तो अगर तुम ज्यादा टाइम डिवोट कर रहे हो पढ़ने के, ज्यादा मार्क्स आएंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ, पॉजिटिव हुआ। बाद में अगर तुम्हें और पता चलता है बच्चा ज्यादा समय टाइम पढ़ाई पे देता है तो वो ज्यादा अच्छे नंबर स्कोर करता है, कर सकते हो, चीज तुम्हें पता चली, ज्यादा टाइम देने, पढ़ाई पे ज्यादा टाइम देने तुम्हारा तुम्हारे जो सब्जेक्ट्स हैं नंबर आते हैं, क्या प्रिडिक्ट करोगे। हाँ, जो बच्चा ज्यादा पढ़ाई करेगा उस जो बच्चा पढ़ाई पे ज्यादा समय देगा, पढ़ाई में ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे, सब्जेक्ट में ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे। प्रिडिक्शन हमारा किस चीज के साथ इंक्रीज होता है और कितना किस चीज के साथ बहुत सही होता है, जब तुम इंसान को वो बिहेवियर करते हो काफी समय तक देखते हो, नंबर ऑफ पर्सन, अगर तुम ये हर एक इंसान में देखोगे तो एक पैटर्न बन जाता है। दिस इज प्रिडिक्शन। अब हमारा तीसरा है वो है एक्सप्लेन, क्या है थर्ड गोल है साइकोलॉजिकल। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि पर्टिकुलर
कैसे हुआ, हाउ एंड व्हाई, टू नो द कॉजल फैक्टर और डिटर्मिनेंट ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजिस्ट प्राइमरली ये जानने में इंटरेस्टेड होते हैं कौन से फैक्टर की वजह, कौन से रीजन की वजह से पर्टिकुलर बिहेवियर हुआ, ऑल्सो कौन कौन से ऐसे कंडीशन बिहेवियर नहीं हुआ, कौन से कंडीशन में हुआ, कौन से कंडीशन में। तो हमें हर एक चीज पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्लास, ऐसी कौन सी कंडीशन क्लास में, ऐसी क्या चीजें क्लास बच्चों को बहुत अटेंड करती है, ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है ना, ऐसी क्या चीज है जो बच्चे पढ़ाई पे बहुत कम समय देते हैं एज कम। तो जो एक्सप्लेनेशन का मेन गोल क्या है कि वो चीजें डिटरमिन, वो चीजें आइडेंटिफाई करना की वजह से वो हम एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट मतलब होने से पहले कंडीशन, कंडीशन बिहेवियर उसको समझ, हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वो बिहेवियर। अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम्हें गुस्सा तुम्हें क्यों आ रहा है, क्योंकि तुम्हारे भाई बहन है, क्या भाई बहन का एंटीसीडेंट कंडीशन हुआ, एक एंटीसीडेंट फैक्टर हुआ, और उसी के वजह से तुम गुस्सा हुए तो वो तुम्हारा बिहेवियर हुआ, है ना। अब कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उसकी वजह से तुमने अपने भाई को थप्पड़ मार दिया या अपने बहन को थप्पड़ मार दिया, करते हो ना तुम सब, तो करती हो, मैं मारती नहीं, डांट देती हूँ, बहुत इरिटेट कर देता है, डांट देती के बाद जैसे एक्सप्लेनेशन हो, पर एक्सप्लेन करते कि बिहेवियर है इस तरह है, क्या तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो, क्या तुम ये देख सकते हो आगे ये ना हो, आगे ये ऐसी ना बढ़े, कर सकते हो ना, तो आया कंट्रोल। You are able to by a particular behavior, then you can control that behavior also by making change in the antecedent condition। अगर मुझे पता है कि मेरे भाई बहन जब मुझे बेटा तो मुझे गुस्सा आता है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं समझा सकती हूँ कि भाई जब मैं काम कर रही हूँ मत करो नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाता है, कंट्रोल कर लिया सिचुएशन, एंटीसीडेंट कंडीशन को कंट्रोल कर लिया, जिससे तुम्हारा जो गुस्सा है कम हो गया। कंट्रोल रेफर्स टू व्हाट, थ्री थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेकिंग अ पर्टिकुलर थिंग हैपन और इनहांसिंग, या तो पहले वो का, अगर वो अच्छा है तो तुम उसको और बढ़ाओगे, मतलब वो और बात में भी वो होते तो इनहांस करोगे, और अगर वो बिहेवियर नेगेटिव है, अनडिजायरेबल है, अनप्लेजेंट है, बुरा है, कम कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कैन अलाउ द नंबर ऑफ आवर्स डिवोट द सेम, और यू कैन, और देयर मे बी, अगर तुम्हें पता है कि ज्यादा देर पढ़ने से मार्क्स अच्छे आते हैं तो वो स्टडी आवर्स को इंक्रीज कर सकते हो, या अगर तुम्हें लगता है कि वो बच्चा ऑलरेडी बहुत अच्छे नंबर ला रहा है तो तुम अगर थोड़ा एक आध घंटा कम भी कर लोगे तो चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो चीज है ये जनरली टाइम पर ज्यादा काम, कंट्रोल मतलब कंट्रोल करना, जनरली हम थेरेपी वगैरह में ज्यादा करते हैं, बट इसमें जाने की भी जरूरत है, बस इतना समझने की जरूरत है, कोई भी बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हो बाय इंक्रीजिंग इट और रिड्यूस। लास्ट वो है, वो है तुम्हारा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन है वो साइंटिफिक इंक्वायरी का फाइनल गोल, जहाँ पे तुम पॉजिटिव चेंजेस लाते हो लोगों की जिंदगी, वो भी तुमने साइंटिफिक इंक्वायरी करी, जो साइकोलॉजिकल इंक्वायरी करी, क्या रिजल्ट ऐसा ला रहे हो वेलफेयर में अच्छा आ सके, जिससे लोगों की साइकोलॉजिकल, जिससे में लोगों की पॉजिटिव आ सके ना, अप्लाई एप्लीकेशन। तो साइकोलॉजिकल रिसर्च इज कंडक्टेड टू सॉल्व प्रॉब्लम इन वेरियस सेटिंग। जब देखो, जब भी हम रिसर्च करते हैं ना साइकोलॉजी में, जब हम रिसर्च करते हैं टाइटल ओरिएंटेड होता है, मतलब वो सोसाइटी में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो हम ऐसे ही नहीं कर देते बस मेरा मन है मैंने कोई कर दिया रिसर्च, ऐसा नहीं करते। उस रिसर्च से सोसाइटी क्या कोई कंट्रीब्यूट हो सकता है सोसाइटी,
वेल बीइंग कंट्रीब्यूशन हो सकता है उस रिसर्च से, इसीलिए हम वो रिसर्च करते हैं। और वो एस्पेक्ट ये एप्लीकेशन, क्योंकि बिकॉज ऑफ दीज एफर्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल इज द कंसर्न। जैसे एग्जांपल अगर मैं योगा और मेडिटेशन का एप्लीकेशन, योगा और मेडिटेशन को अगर हम अपने में डालेंगे तो क्या होगा? हमारा स्ट्रेस कम होगा, हमारी बढ़ेगी, है ना? इस तरीके से साइंटिफिक इंक्वायरी है हम क्यों कंडक्ट करते हैं? हम नई डेवलप कर सके और उसके नए रिसर्च हो सके। तुम रिसर्च करोगी जाके, कभी भी जब तुम रिसर्च करोगे तो वो ये मत सोच के करना कि ये बस मेरा इंटरेस्ट है, ये मैं कर रहा हूँ। तुम्हें जो भी तुम रिसर्च करोगे वो ऐसा सोच के करना, वैसे टॉपिक पे करना जिस हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं वो हेल्पफुल हो, उसका भला हो सके। रिसर्च हमें इस तरीके की, सारी मेहनत वेस्ट। तुमने रिसर्च क्यों करी? मतलब रिसर्च लिखना बहुत मेहनत का काम, करना बहुत मेहनत का काम है, ट्रस्ट मी, मैंने करा है इसलिए बता रही हूँ। तो हमेशा जब सर्च करते हैं ना तो हमें सोसाइटी के बारे में सोच, कैसे हम सोसाइटी में ला सकते हैं, कैसे हम लोगों की वेलबींग। साइकोलॉजी रिसर्च का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। 5 गोल समझ में आए? डिस्क्रिप्शन, बिहेवियर को अच्छे से डिस्क्राइब करना, बहुत सही डिस्क्राइब करना, बहुत डिटेल में डिस्क्राइब करना। जब तुमने डिस्क्राइब किया गया तुम उसको कर सकते हो, हाँ, तुम बता सकते हो कि ऐसा बिहेवियर कब हो सकता है, कौन से कंडीशन हो सकता है। फिर अगर तुमने कर लिया, क्या तुम उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि कौन कौन से कंडीशन हो रहा है? यस, तुमने एक्सप्लेन कर लिया। अब क्योंकि तुमने बिहेवियर डिस्क्राइब भी कर लिया, तुमने लिख भी कर लिया और तुमने बिहेवियर को एक्सप्लेन कर दिया, अब तुम उस कंट्रोल कर सकते हो। अगर वो अच्छा बिहेवियर तो तुम उसको बढ़ा सकते हो, अगर तो वो बुरा बिहेवियर तो उसको कम कर सकते हो। और उसके बाद तुम उसको अप्लाई कर सकते हो। अगर जैसे ये बात वाला बात है, वाली जो बात है कि ज्यादा देर पढ़ने से अच्छे नंबर आते तो तुम उसको अप्लाई कर दो। हाँ, अगर तुम ज्यादा देर पढ़ोगे, लाइक स्कूल में बता दो, अगर तुम ज्यादा देर पढ़ोगे तो ऐसा रिसर्च हुई है कि अगर ज्यादा देर पढ़ोगे तो तुम्हारे मार्क्स ज्यादा आएंगे। सिंपल। जब एप्लीकेशन गॉट इट। ये पार्ट था तुम्हारा मेन गोल्स और साइंटिफिक, और इसके ऊपर एक तुम्हारा या 4 मार्कर का आ जाता है क्वेश्चन तुम्हारा। उसके बाद फॉर द स्टेप्स इन कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च। कभी भी हम कोई साइकोलॉजिकल रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, अंदर क्या क्या स्टेप्स हमें, ऐसा समझो तुम कुकिंग करते होगे, थोड़ा बहुत तो कर ही लेते होगे। तो मान लो जैसे चाय बनाई, क्या चाय के शौकीन हो, तो अब तुम चाय जब बनाते हो, चाय बनाने की रेसिपी क्या है, चाय बनाने की क्या क्या स्टेप्स। चाय ऐसे तो नहीं बन जाती है ना, स्टोव जलाया और उसके ऊपर चाय ऐसे ही बन गई, नहीं, कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टोव जलाया तुमने, पतीला रख दिया, देखो मैं रेसिपी बता रही हूँ, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, चाय ऐसे ही बन। स्टोव जलाया तुमने, पतीला रखा, लो फ्लेम, कम आंच पे चाय पत्ती और चीनी, इलायची और अदरक अच्छे से वो भून लिया। फिर वो अच्छे से जब पेस्ट बन जाता है तो तुम डाल देते हो, है ना? और उसको अच्छे से उबलने देते हो। जब स्मेल नहीं आती है, वो नहीं आती है, गंध उसमें आती है ना, उबलने देते हो। और जब तुम्हें लगे कि वो बहुत अच्छे से मजेदार खुशबू आ रही है, लेते हो पकौड़ों के साथ खा लेते हो ना। वह जैसे चाय बनाने के स्टेप्स होते हैं, ऐसे ही साइकोलॉजिकल रिसर्च के भी स्टेप्स होते हैं ना। चाय पीने हमारा भी मन करता है, बना लो, ठीक है? तो जैसे मैंने वही बोला, चाय बनाने की रेसिपी स्टेप्स होते हैं, वैसे ही साइकोलॉजिकल रिसर्च कंडक्ट करने के स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स हम जान लेते हैं और इस पे क्वेश्चन आता है तो इसका हमें पढ़ना पड़ेगा। Now, science is not so defined by what it investigates as by how it
science is not so defined by what it investigates as by how it साइंस का ये हम देखते हैं क्या इन्वेस्टिगेट कर रहा है, ये हमारा वो ऑब्जेक्टिव नहीं, कैसे कर रहा है, मतलब क्या स्टेप्स ले रहा है, वो हमारे लिए जानना ज्यादा जरूरी। क्या कैसे कर रहा है, कैसे ही हमें अच्छा रिजल्ट तक लेके। द साइंटिफिक मेथड attempt to study a particular event or a phenomenon in an objective, systematic and testable manner। बात को समझ, कोई भी साइंटिफिक मेथड, कभी भी साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं, तो साइंटिफिक मेथड के इस्तेमाल करने से हम जब भी नॉमिना पे वो साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं, नॉमिना को हम ऑब्जेक्टिव पढ़ सकें, सिस्टमैटिक पढ़ सकें और टेस्टिव मैनर में कंपोनेंट समझना पड़ेगा साइंटिफिक मेथड के अंदर, साइंटिफिक सर्च के अंदर। अगर कोई भी साइकोलॉजिकल फिनोमेना अग्रेशन है, एंगर है, उस अगर मुझे एंगर को समझना है साइंटिफिक मेथड से, तो जो मैं साइंटिफिक मेथड यूज करूंगी वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना और टेस्टेबल होना चाहिए। अब मैं ये तीन बारे में क्या है, अगर मैं ऑब्जेक्टिव बात करूँ, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब हुआ, अगर मैं अग्रेशन समझ रही, मैं जिस तरीके से अग्रेशन, इसी तरीके से अगर मेरा दोस्त भी उस अग्रेशन रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जांपल एक टेबल है, इसमें भी वही एग्जांपल, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास टेबल है, अगर तुम उस टेबल का मेजरमेंट करो 20 सेंटीमीटर अगर है, तुम्हारे दोस्त के लिए 20 सेंटीमीटर है, तुम्हारी मम्मी 20 सेंटीमीटर है, तुम्हारे पापा के लिए भी, तो अगर वो सबके लिए 20 सेंटीमीटर है तो वो ऑब्जेक्टिव है, वो अलग अलग नहीं, सबके लिए सेम है, तो वो ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या, सबके लिए सेम है। अगर जब भी तुम मेथड इस्तेमाल करोगे तुम्हारे लिए मेथड इज सेम। Objectivity refers to the fact that if two or more persons independently study a particular event, both of them to a great extent arrive at the same conclusion। अगर मैं सर्वे मेथड से क्वेश्चन समझने की कोशिश कर रही हूँ, तो अगर मेरा रिजल्ट और तुम्हारा रिजल्ट सेम है तो हमारा सर्वे मेथड ऑब्जेक्टिव, बात समझ, हमारा रिजल्ट ऑलमोस्ट, तो हमारा सर्वे मेथड ऑब्जेक्टिव हुआ, समझ में आया। जैसे यू एंड योर फ्रेंड मेजर द लेंथ ऑफ अ टेबल, द सेम मेजरिंग एंड इट इज लाइकली टू दैट कि दोनों सेम कंक्लूजन, लंबाई कितनी, ये हुआ ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। अब अगर मैं दूसरी बात करूं, क्या आ जाता है स्टैटिक। स्टैटिक मतलब स्टेप बाय स्टेप कर, ऐसे नहीं कि पहले ये या फिर ऐसा कर दिया फिर तीसरा ऐसे कर दिया। अगर मैं चाय बना रही हूँ तो ऐसा नहीं पहले मैंने स्टोव जलाया, पहले मैंने डाल दिया, फिर मैंने डाल दी, का एक स्टेप है, का एक है जो हमें फॉलो करना होता है। वैसे ही साइंटिफिक साइकोलॉजिकल रिसर्च में जब हम कोई फिनोमिना को पढ़ते हैं तो उसका एक सिस्टम होता है, वो सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना होता है। The second characteristic of scientific research is that it follow a systematic procedure or step of investigation। सिस्टमैटिक मतलब एक स्टेप फॉलो करना। स्टेप्स क्या है, conceptualization of problem, collection of data, drawing conclusion and revising research conclusion। थोड़ा सा इसको हम चार चार स्टेप्स होते हैं कोई भी साइंटिफिक रिसर्च को सिस्टमैटिक होने के लिए चार स्टेप्स होना बहुत जरूरी। कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ अ प्रॉब्लम मतलब तुम जो फिर को पढ़ रहे हो, तुम्हें पहले उसको कंसेप्चुअलाइज करना पड़ेगा, फिर क्या है, ये है तुम्हारा कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। पहले तुम्हें ये डिसाइड करना है कि क्या पढ़ना है, कौन सा साइकोलॉजिकल फिनोमिना या टॉपिक पढ़ना है, पहले
टॉपिक सिलेक्ट करना। जब तुम कोई भी स्कूल में तुम जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, तो पहले टॉपिक डिसाइड करना होता है। तो है नहीं कि पहले तो प्रोजेक्ट बना लेते हो, पहले एक टॉपिक डिसाइड करते हो ना, पढ़ने की, प्रोजेक्ट बनाने की। लाइक वाइज सेम वही, सबसे पहले तुम एक टॉपिक सेलेक्ट करते हो जो तुमको पढ़ना है, स्टडी करनी है। तो वो हो गया कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम। पहला स्टेप, टॉपिक सेलेक्ट कर। एक बार तुमने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, अब तुम रिलेटेड डेटा कलेक्ट करो। जब तुम स्कूल में प्रोजेक्ट वर्क के लिए जाते थे तो टॉपिक सेलेक्ट कर डेटा कलेक्ट करते थे, इंटरनेट से कलेक्ट कर जाते थे, है ना, तो फील्ड वर्क करते थे, ये सब करते थे ना, यही का यहाँ पे भी जब एक बार तुमने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद तुम डेटा कलेक्ट करोगे, उस टॉपिक से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करोगे। हमारे पास जब डेटा आ गया फिर क्या करोगे, वो एनालाइज करोगे ना, उसका कंक्लूजन उसके बेसिस पे निकालोगे। और जैसे ही कंक्लूजन निकल जाएगा, उसके बाद तुम उसको देखोगे कि क्या वो तुम्हारे प्रॉब्लम को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। ये चीज देखोगे, अगर वो तुम्हारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट पुट करेगा, बहुत अच्छी बात। नहीं करेगा तो तुम्हें मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेगी। तो रिसर्च ऐसे ही चलते रहे, थोड़ा रिसर्च को हम थोड़ा और डिटेल। सबसे पहला स्टेप था कंसेप्चुलाइजिंग अ प्रॉब्लम। किसी भी साइंटिफिक रिसर्च की शुरुआत, उसका शुभारंभ तब होता है जब रिसर्चर पहले एक टॉपिक सेलेक्ट करता है स्टडी करने के। जैसे ही वो एक टॉपिक सिलेक्ट कर लेता है स्टडी करने के लिए, उसके बाद वो, ये देखो टॉपिक बहुत बड़ा होता है, ये देखना होता है कि क्या पढ़ना है। जैसे अगर मैं अग्रेशन की बात करूँ तो ना देखना कौन कौन से मतलब मेल और फीमेल में का कितना डिफरेंस है। मेरा ये फील्ड बहुत बड़ा है, टाइप्स भी मैं पढ़ सकती हूँ ना, मैं बहुत कुछ उससे पढ़ सकती हूँ, बट मुझे बस इतना पढ़ना है और फीमेल में अग्रेशन लेवल कितना डिफर करते हैं, मेरा फोकस, मुझे इतना ही पढ़ना है। तो मैं क्या करूंगी, मैंने पहले टॉपिक डिसाइड किया अग्रेशन, अब मैंने उसका फोकस नैरो कर दिया। बस मुझे इतना पढ़ना है मेल और फीमेल ना अग्रेशन डिफरेंस हो। नैरो डाउन द फोकस एंड डेवलप अ स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन और प्रॉब्लम फॉर द स्टडी। अग्रेशन मेरा मेन टॉपिक हुआ और उसका प्रॉब्लम क्वेश्चन क्या हो गया, फोकस क्या हो गया, लेवल ऑफ अग्रेशन अमंग मेन एंड वुमेन। मेरा फोकस, मुझे बस इतना पढ़ना। अब कैसे मैं डिसाइड करूंगी, पहले के रिसर्च को, पहले क्या क्या इस अग्रेशन पे रिसर्चेस हो चुकी है, कि हम कोई भी रिसर्च को repeat कर सकते। मतलब तुमने ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना दिया, क्या मैं उसको रिपीट कर सकती हूँ, नहीं, मैं उसमें कुछ नया ला सकती हूँ। वही होता, मैं वही देखूँ अग्रेशन पे क्या क्या रिसर्चेस हो चुकी, और उसके बेसिस पे मैं अपना प्रॉब्लम स्टेट, या तो प्रॉब्लम स्टडी प्रॉब्लम को क्रिएट करूँ। तो मैं पुराने रिसर्च ऑब्जर्वेशन और ये सब चीजों को देख और उसके बेसिस पे मैं क्रिएट करूँ। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी हैबिट्स अभी हम पढ़ रहे थे, अब मान लो मुझे ये देखना है कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं स्टडी हैबिट्स के, को आइडेंटिफाई करना, और फिर उसे देखना है क्या वो स्टडी हैबिट्स घर में ज्यादा दिखते हैं या स्कूल में ज्यादा दिखते हैं। समझ में आ रहा है, पहले तुमने टॉपिक ली और उस टॉपिक पे तुमने ये देखा कि पढ़ना क्या है, और वो पढ़ना क्या है किस पर डिपेंड करेगा, पुराने रिसर्च। कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम समझ में आया, प्रॉब्लम तुमने कंसेप्चुअलाइज कर ली। अब क्या है, साइकोलॉजी में बहुत तरीके की बहुत प्रॉब्लम हो, बहुत उसके, हम उसमें ये देख सकते हैं हमारी उसमें अंडरस्टैंडिंग क्या है, मतलब उसमें हम प्रॉब्लम किस बेसिस पे, उस प्रॉब्लम से हमारा बिहेवियर कैसा अफेक्टेड होता है ना, या दूसरा इंडिविजुअल बिहेवियर हम समझ सकते हैं, मतलब अग्रेशन का लेवल हम मेल और फीमेल ना, ये सब फोकस अलग अलग हो जाता है। क्या हो सकते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर, है ना, ग्रुप बिहेवियर
क्या हो सकते हैं, ग्रुप बिहेवियर इन क्या हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे क्या हो सकता है, स्टडी है, ऐसे ये सब चीज़ों का कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंडिंग आवर ओन बिहेवियर, हाउ डू आई फील एंड बिहेव व्हेन आई एम इन अ स्टेट ऑफ जॉय एंड अंडरस्टैंडिंग अदर्स इंडिविजुअल, अभिनव मोर इंटेलिजेंट देन या ग्रुप इन्फ्लुएंसेस अगर देखें, व्हाई डज रहीम स्पेंड मोर टाइम मीटिंग पीपल विद देन, मतलब ऐसी एस्पेक्ट को हम जब सेलेक्ट करते हैं तो ये सारी कोई भी एस्पेक्ट को कवर करते हैं। मैंने इसमें कवर किया अंडरस्टैंडिंग अदर इंडिविजुअल, तो मैंने मेल और फीमेल का अग्रेशन लेवल मैंने, और ये है इसमें भी तुम पढ़ सकते ये भी पढ़ सकते हो कि अग्रेशन की वजह से इंडिविजुअल का वेलबींग कैसा होता है। चल, तामझाम नहीं है। अब जैसे ही तुमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, बात तुम्हें क्या करना होता है, तुम्हें टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाना होता है। ठीक है, टेंटेटिव प्रोजेक्ट बनाते हो तो तुम टेंटेटिव स्टेटमेंट बना दो कि तो मैं प्रोजेक्ट करूंगा ना, ये तो मेरी पूरी हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव मेरा पूरा हो जाएगा, है ना। साइकोलॉजिकल रिसर्च में भी जब तुम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हो ना, तुम एक स्टेटमेंट बनाते हो। वो स्टेटमेंट में क्या करते हो, वो स्टेटमेंट हेल्प से उसी स्टेटमेंट को जब तुम फॉर्मुलेट करते हो तो तुम्हारी और जब तुम्हारा डेटा वगैरह आ जाता है, जब तुम एनालाइज कर लेते हो, उसके बाद तुम ये देखते हो क्या वो डेटा मेरे स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है कि, अगर वो सपोर्ट करता है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं करता है अपने स्टेटमेंट को फिर रिवाइज कर। स्टेटमेंट का नाम है हाइपोथेसिस। अगर मैंने कहा कि देखना है कि मेल और फीमेल में अग्रेशन लेवल कितना है, तो मैं ये देख बोल सकती हूँ कि मेल में अग्रेशन लेवल फीमेल ज्यादा होता है। तो एक स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट पे मैं थोड़ा दावा करके मैं कह रही हूँ, टेंटेटिव टेंटेटिव है, वर्ड याद रखो, टेंटेटिव। टेंटेटिव मतलब चेंज हो सकता है, परमानेंट नहीं, ठीक है। अगर मैं कोई भी एग्जांपल अगर मैं लूं, अग्रेशन, मैं ये कह सकती हूँ कि मेल का जो अग्रेशन लेवल है वो फीमेल ज्यादा होता है, तो ये मेरा हाइपोथेसिस। अब अगर जो मैंने डेटा कलेक्ट करा, ये बेसिक मैंने एनालिसिस करा, तो मेरे इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है कि मेल जो है वो फीमेल ज्यादा अग्रेसिव हो, सही हो जाएगा। लेकिन अगर उल्टा सम आ गया, मेल ज्यादा अग्रेसिव हो, मुझे अपना हाइपोथेसिस क्लेम करना, ओके। जैसे greater is the amount of time spent by children in violence on television, higher is the degree of aggression। जितना ज्यादा बच्चे टीवी में या मीडिया में वायलेंस की, उतना ज्यादा उनका अग्रेशन बढ़ जाएगा, सिंपल सा स्टेटमेंट। अब अगर डेटा जो रिसर्चर ने कलेक्ट किया वो इस सपोर्ट करता है तो हाइपोथेसिस करेक्ट है। लेकिन अगर ऐसा नहीं, तो हमें उस स्टेटमेंट को चेंज करना, यही लिखा हुआ है। अब हमें ये करना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत, हमें इसी स्टेटमेंट को टेस्ट करना होगा। और इसको टेस्ट करने के लिए हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कलेक्टिंग डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्ट करना है, और इसमें क्या होता है, हमारे इसमें रिसर्च का ब्लू, हमारा घर जब बनता है तो उसका एक ब्लूप्रिंट होता है ना कि यहाँ पे ये रूम होगा, यहाँ पर किचन होगा, यहाँ पे पूजा रूम होगा, यहाँ पे लिविंग होगा, यहाँ पे वॉशरूम होगा, यहाँ पे बैल्कनी, एक ब्लू बनता है। ऐसे ऐसे घर बनेगा, तरीके से रिसर्च का भी होता है। पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये, पहले हम प्रॉब्लम बनाएंगे, फिर हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर हम का प्लान एंड प्रोसीजर लिखेंगे, फिर हम डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर करेंगे, तो एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं और उस ब्लूप्रिंट को हमें फॉलो करना। डेटा कलेक्शन रिक्वायर डेवलपिंग अ रिसर्च डिजाइन और अ ब्लू टायर स्टडी, requires taking this out four aspect, चार एस्पेक्ट कलेक्शन डेटा में हमें, बात कौन से तुम्हारे पार्टिसिपेंट, तुम्हारे स्टडी के पार्टिसिपेंट कौन है, तुम कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हो डेटा, तुम कौन सा टूल इस्तेमाल कर रहे हो, और तुम कौन सा प्रोसीजर यूज कर रहे हो डेटा कलेक्शन।
4 एस्पेक्ट का हमें ध्यान रखना, 4 एस्पेक्ट को थोड़ा डिटेल हमारे स्टडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम पहले ये देखेंगे कि हमारे पार्टिसिपेंट हों, तुम्हें पार्टिसिपेंट का डिटेल लेना होगा, नेम, एज, वो मेल है या फीमेल है, कहाँ रहता है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, एवरीथिंग। तो पार्टिसिपेंट कोई भी हो सकता है, ठीक है? और फिर हमें उसका पूरा डिटेल लेना। लेकिन तुम्हारा स्टडी रेलेवेंट ही पॉपुलेशन होना चाहिए। अगर तुम अग्रेशन और फीमेल देख रहे हो, एक लिमिट कर दो कि 25 टू 50 इयर्स की, ना ज्यादा ना उससे कम की लिमिट करना हो, ठीक है? सेकेंड जिस होता है वो होता है यूज ऑफ मेथड इन डेटा का, तुम किस तरीके मेथड ले रहे हो, तरीके से डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो उस मेथड क्या है, ऑब्जर्वेशन से, सर्वे से ले रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो इज द मेथड फॉर डेटा कलेक्शन। एक बार ये हो गया, फिर तुम देखते हो टूल्स यूज फॉर अप्रोप्रिएट टूल्स। तब जैसे तुमने अब ऑब्जर्वेशन ली, ऑब्जर्वेशन टूल्स, हर एक मेथड के टूल्स होते हैं। जैसे ऑब्जर्वेशन में शेड्यूल बनता है, चेकलिस्ट बनती है, इस तरीके से कोरिलेशन, जैसे सर्वे हुआ तो उसके अंदर क्वेश्चनर बनता है ना, ये सब चेकलिस्ट बनती है। तो ये हुआ अप्रोप्रिएट फॉर डेटा कलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मेथड जो, और उसके बाद हमें ये बताना होता है the researcher also decide about how the tool need to be administered करेंगे या ग्रुप, और फिर हम डेटा कलेक्शन समझ लंबा प्रोसेस। एक बार तुम्हारा डेटा कलेक्ट हो गया, तुम्हारा प्रॉब्लम तुमने बना ली क्या भी कलेक्ट कर लिया, अब क्या बाद बनाना है, तुम्हारे पास जब डेटा आ गया, इतना सारा डेटा है, अब तुम ऐसा तो है नहीं ऐसे इसको डाल दोगे, तुम्हारे पास बहुत सारी सब्जियां हैं, अब तुम्हें उसकी सब्जी बनानी है, तो तुम ऑर्गेनाइज करोगे ना, काटोगे, मसाला वगैरह डालोगे, वो सब्जी बनेगी। तरीके से जब तुम्हारे पास बहुत सारा डेटा तो अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, उस बेसिस पे कंक्लूजन डालना, दैट इज द थर्ड स्टेप, ड्राइंग कंक्लूजन। ड्राइंग कंक्लूजन होता है वो नेक्स्ट स्टेप होता है, एनालाइज द डेटा। वो भी तुमने डेटा कलेक्ट किया है, अब तुम्हें उसको एनालाइज करना है, द स्टैटिस्टिकल प्रोसेस। स्टैटिस्टिकल होते हैं, अगर तुमने नंबर रिलेटेड डेटा तुम्हारे आए, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, अगर तुम्हारा ऑब्जर्वेशन व्यू हो जिसमें नंबर्स नहीं, उसमें क्वालिटेटिव आगे बढ़, तो इस क्या कर सकते हो, तो तुम कंक्लूजन निकाल रहे हो, तो डेटा अगर निकला है तो तुम उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट, पाई चार्ट बना सकते हो, बार ग्राफ बना सकते हो, कि अग्रेशन में ना मेल का ज्यादा होता है, फीमेल। ग्राफिकल क्या होता है, तुम्हें देखने में अच्छा लगता है, समझ में जल्दी आ जाती है। और डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड, पर्पस क्या है एनालिसिस का, क्या तुम्हारा हाइपोथेसिस हुआ या नहीं, तुम्हें अपना हाइपोथेसिस वेरीफाई करना होता है, एंड बेस्ड ऑन दैट तुम्हें अपना कंक्लूजन। गॉट इट? एक बार तुमने प्रॉब्लम बना लिया, तुम्हारा प्रॉब्लम डिसाइड हो गया, मतलब तुम्हारा टॉपिक डिसाइड हो गया, उसके बेस क्या कर लिया, टॉपिक डिसाइड कर लिया, फिर तुमने हाइपोथेसिस बना ली, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए तुमने डेटा कलेक्ट किया, एनालाइज भी कर लिया, इन ऑर्डर टू सी अब तुम हाइपोथेसिस वेरीफाई कर रहे हो या नहीं। अब हमारा मेन एस्पेक्ट आता है रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन। ये मेन चीज, मान लो सर्चर ने स्टडी शुरू करी थी ये देखने के लिए टीवी ज्यादा वॉयलेंस और अग्रेशन लेवल के रिलेशन, सिंपल, पे वायलेंस देखने से बच्चों में अग्रेशन होता है, उसमें क्या रिलेशन, सर्चर को ये समझ, अब वो ये देखेगा कि जो डेटा उसने कलेक्ट किया है और एनालिसिस हुआ है वो उसकी हाइपोथेसिस सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। तो ये होगा फोर्थ स्टेप, तो उसको whether the conclusion support this hypothesis or not। अगर डेटा ये कहता है कि हाँ ज्यादा टीवी वायलेंट चीज, अगर बच्चा धुरंधर देख रहा है और धुरंधर देखने के बाद उसका अग्रेशन बढ़ जाता है,
तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमारा हाइपोथेसिस सही है। हमारा डेटा हमें ये बता रहा है कि हाँ, पे वायलेंट मूवी या सीरीज़ देखने से उसका अग्रेशन बढ़ रहा है और हमने हाइपोथेसिस यही बनाई थी। ज़्यादा वायलेंट चीज़ें देखने से बच्चों में अग्रेशन बढ़ता है। तो हमारा हाइपोथेसिस सही हमारा एक्जिस्टिंग हाइपोथेसिस सही होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं ऐसा कुछ वो करते हैं, नहीं, नहीं ज़रूरी नहीं बच पाया जाता है, बस उसी से अग्रेशन बढ़ता है, अपने आजू-बाजू एनवायरनमेंट से भी बढ़ता है, से लड़ने से भी बढ़ता है ना? बहुत चीज़ों से बढ़ता है। तो अगर ऐसा होता है, तो हमें अपने हाइपोथेसिस को रिवाइज़ करना होगा और फिर नया डेटा कलेक्ट करना होता है, जिससे कि हाइपोथेसिस सपोर्ट हो सके। सर्चर का काम यही है, उसका हाइपोथेसिस को सपोर्ट करना, को सही करना, ये गलत नहीं, अगर गलत होगा तो उसको फिर से वो चीज़ साइकिल है, सर्च एक साइकिल है, कंटीन्यूअस प्रोसेस। ना अभी तक का समझ में आया? बात हमने यहाँ पे करी थी, गोल्स से शुरू करा था जहाँ पे हमने 5 गोल्स की बात करी थी, कंट्रोल एंड एप्लीकेशन। बाद हम स्टेप्स पे चले गए थे, पर एक्चुअली क्वेश्चंस आते हैं, तो हमने स्टेप्स क्या पढ़े थे कि साइंटिफिक स्टडी को करने साइंटिफिक करने के लिए कौन-कौन से स्टेप्स होते हैं। 4 स्टेप्स होते हैं, पहले हम प्रॉब्लम का टॉपिक डिसाइड करते हैं, बेस्ड ऑन दैट हम डेटा कलेक्ट करते हैं, बेसिस पे हम ड्रॉ करते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि वो हमारे हाइपोथेसिस कर रहा है। ना अभी तक अपन लोगों को समझ आया, कोई डाउट तो नहीं है। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ऑल्टरनेटिव पैराडाइम्स ऑफ ऑल्टरनेटिव पैराडाइम ऑफ रिसर्च का मतलब साइंटिफिक रिसर्च की और भी चीज होती मतलब हमेशा हमेशा जरूरी नहीं तरीके से रिसर्च होती है और भी तरीके है रिसर्च करने साइकोलॉजिस्ट सजेस्ट ह्यूमन बिहेवियर कैन एंड शुड स्टडीड फॉलोइंग द मेथड अडॉप्टेड बाय साइंस कहने का मतलब ह्यूमन बिहेवियर को हम और भी तरीकों से पढ़ सकते हैं जैसे कि हम फिजिक्स बायोलॉजी को पढ़ते हैं तरीके से मेथड्स को यूज करके हम ह्यूमन को भी पढ़ सकते हैं ना ऑल्टरनेटिव पैराडाइम ऑल्टरनेटिव पैराडाइम यहाँ पे यही असम्पशन ह्यूमन बिहेवियर जो है काफी प्रिडिक्टेबल है मतलब तुम बता सकते हो अब होगा या बिहेव होगा ऐसे तो इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्सेस से होता है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं measure कर सकते हैं एंड कंट्रोल कर सकते हैं ह्यूमन बिहेवियर इज समथिंग कंट्रोल कर सकते हो मेजर कर सकते हो ऑब्जर्व कर सकते हो और उसको वो काफ़ी प्रिडिक्टेबल है क्योंकि हमें पता है कि वो कौन से फैक्टर्स कौन-कौन से हो सकते हैं। अब इन गोल्स को अचीव करने के ऑर्डर टू अचीव हमें क्या करना होगा? साइकोलॉजी क्या था? अगर हम 20th बात करें तो हम ओवर्ट्स बिहेवियर को समझ अगर तुम्हें बिहेवियर याद होगा जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा क्या बोलता था वो बिहेवियर जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, कोई और उसको वेरीफाई भी कर सकता है, वही बिहेवियर एक्यूरेट है, यही पढ़ा था। यहाँ पे भी अगर कोई भी बिहेवियर अगर बिहेवियर ऑब्जर्वेबल है प्रिडिक्टेबल है मेजरेबल है कंट्रोलेबल है इसका मतलब ये है ओवर्ट है उस behavior को हम देख सकते हैं उसको हम ऑब्जर्व या मेजर कर सकते हैं और ये भी कैसा होगा ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल फील एंड मी क्वेश्चन ऑल्टरनेटिव पैराडाइम बिहेवियर को ओवर्ट बिहेवियर हम ज्यादा फोकस समथिंग को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और अभी के इयर्स में क्या हुआ है एक डिफरेंट मेथड आया है जिसको हम बोलते हैं इंटरप्रेटिव मेथड इंटरप्रेटिव मेथड मतलब क्या जहाँ पे हम सब अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन देते हैं कि फिर किसकी वजह से हुआ होगा हम सब अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग ओवर एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट बिहेवियर तो हम इसमें ये देखते हैं कि वो ह्यूमन वजह से हुआ होगा
तो इसका हम देखते हैं कि व्यू पॉइंट यही होता है कि इसमें हम इम्पोर्टेंस देते हैं। कैसे ह्यूमन बीइंग हर इवेंट में ज़रूरी है, हर इवेंट उसके लिए कितना मीनिंग होता है और उसके बेसिस पे हम उसका इंटरप्रेट करते हैं उसको इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल हम एक्सपीरियंसेस लेते हैं जो कुछ कॉन्टेक्स्ट एज अ पर्सन सफरिंग एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर मतलब समथिंग इंटरप्रेटिव। मेरा बिहेवियर अगर कोई वॉर सिचुएशन कैसा है वो एक्सटर्नल फैक्टर है, वजह से मेरा बिहेवियर कैसा है। क्या अगर कोई सर्दी जुकाम वजह से मेरा बिहेवियर कैसा है तो एक्सटर्नल फैक्टर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन बहुत काम में आता है। हमारा ये है ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर जो है वो काफी इवेंट में हम काफी साइज करते हैं। हमारा कोई भी चाहे वो एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर पे काफी और इन सारे सिचुएशन क्या होता है ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट करना जरूरी है। और सिचुएशन मेरे लिए हमारे लिए हम ऑब्जेक्टिविटी ला पाएंगे। ऑब्जेक्टिविटी काफी यहाँ पे इंटरप्रेटिव मेरा मत मेरे जो अलग है तुम्हारे लिए अलग यहाँ पे सब्जेक्टिविटी आ जाती है। हर की रियलिटी हर का इंटरप्रेट अपने 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 ना तो इसलिए हमें यहाँ पे सब्जेक्टिव इंटर अब यहाँ पे मुद्दा क्या है गोल क्या है हमारा लक्ष्य क्या है हम हर ह्यूमन एक्सपीरियंस के डिफरेंट एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करें ना उसके नेचुरल फ्लो को डिस्टर्ब किए बगैर वो बिहेवियर जैसे चल रहा है हमको वैसे ही चलने देंगे ना उसमें अपना छेड़छाड़ करे बगैर बस हमें ये समझना है कि क्या क्या वो एस्पेक्ट है फॉर एग्जाम्पल an explorer does not know what he or she is how to look for it and what to expect. Rather, he or she tries to map an uncharted building or no prior knowledge, and his or her main task is to for detail what is found in a सिंपल सा कहने का मतलब है मैं एक ऑब्जर्वर हूँ मैं कुछ ऑब्जर्व कर रही हूँ मैं एनवायरनमेंट में चल रहा है मैं उसमें ये नहीं करूंगी मैं क्या देखना चाह रही हूँ वो चल रहा है जैसा चल रहा है मैं सब कुछ डाउन करूंगी सब कुछ ठीक है ना उसमें घुसे हुए कि मतलब मैं अगर चाहती हूँ कि मैं कहना चाहूँ कि बच्चे कैसे खेलते हैं अब बच्चे खेल नहीं रहे वैसे बैठे हुए हैं अपने टॉय के साथ वो अकेले खेल तो मैं जरूरी तो नहीं उनको जबरदस्ती बैठा के उनको खिलाऊं और मैं नहीं कर सकती वो जैसा चल रहा है मुझे बस उसी में ऑब्जर्व करना ना अपना टच दिए ना उसने छेड़छाड़ करे बिना उसका नेचुरल फ्लो डिस्टर्ब किए मुझे उस बिहेवियर के सारे एस्पेक्ट को समझना पड़ेगा तो मैं ये नहीं चाहती मैं क्या देखना चाह रही हूँ कैसे देखना चाह रही हूँ क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ लेकिन वो हो रहा है मैं उसको डिटेल्ड में तो क्या तुम्हें लगता है कि साइंटिफिक हमेशा अच्छा होता है इंटरप्रेटिव और बिहेवियर यहाँ पे तुम्हें अप्रोच रखना बहुत जरूरी है both scientific and interpretive are concerned with the behavior of others तुम्हारे पर्सनल क्या है तुम्हारे बिहेवियर क्या है ना ये अलग हो सकता है और ये क्या जरूरी नहीं होता टेस्टिंग बहुत जरूरी है एज अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी यू आस्क योरसेल्फ क्वेश्चन व्हाई आई एम फीलिंग दैट व्हाई आई एम फीलिंग बहुत टाइम तो ये भी शपथ लेते हो ना इससे बहुत ज्यादा देर पढ़ूंगा लेकिन फिर जब पढ़ने का समय आता है तो तुम अच्छे से नहीं पढ़ते तुम भूल जाते हो ये चीज़। तो ऐसा क्यों होता है क्या फैक्टर क्या जो होता है ना वाला जो फैक्टर होता है कभी हमारा साइंटिफिक क्वांटिटेटिव होता है वो नहीं बताएगा क्वांटिटेटिव बताएगा कैसे वो ये पार्ट बता ठीक है तो you might be wondering why one does not have a control over one's behavior सब चीज जब हम पढ़ते हैं ना जब हम गाइड अपने पढ़ रहे हैं
सबके लिए अलग-अलग होता है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो होता है, वो हमें इंसान के बारे में एक बहुत डीप, वो हमें क्वांटिटेटिव हमें नंबर्स देगा। नंबर्स से हम कुछ नहीं कर सकते। क्वालिटेटिव हम बहुत डीप जा सकते हैं। हम उससे इंसान के बारे में समझ सकते हैं। तो हमें क्वांटिटेटिव कभी अल्टरनेटिव पैराडाइम ऑफ रिसर्च का मतलब था, हम यहाँ पर इंटरप्रिटेटिव अप्रोच यूज में पर्सन की और बिहेवियर को समझ सकते, जाके पढ़ सकते, डेप्थ पढ़ सकते। पर का जो अभी तक हमने पढ़ा ये क्वांटिटी रिसर्च पे ज्यादा हो, क्वालिटेटिव में भी यूज करते हैं लेकिन क्वांटिटी हम ये ज्यादा इस्तेमाल, लेकिन साथ ही जो ऑल्टरनेटिव पैराडाइम हमने इस बारे में बात करी, इंटरप्रिटेटिव का हुआ कैसे हुआ, क्वांटिटेटिव कुछ तुम्हें कभी नहीं, कभी नंबर्स तुम्हें बताएंगे क्यों और कैसे, ये बिहेवियर क्यों हुआ, नंबर कभी नहीं बताएंगे। जब तुम उस इंसान से बात करोगे, वो बात करने से तुम्हें समझ, इंटरव्यू लोगे, जब ऑब्जर्व करोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि वो बिहेवियर क्यों हुआ। बट इट साथ ने एक मेजर पार्ट इस चैप्टर का आज पढ़ा, दैट इज गोल्स ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। कल हम लोग इसका नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डेटा पढ़ेंगे। तो आई जस्ट बेस्ट यू ऑल ना अच्छे से पढ़, ठीक है। गोल्स ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी है, साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के गोल्स हैं और जो ये स्टेप्स हैं पर रिवाइज करना, और जो ये पैराडाइम वाला टॉपिक वो भी एक बार क्वेश्चन होता है, ये इससे गोल्स से में से जो 5 गोल्स क्या है और साइंटिफिक स्टेप्स क्या है कंडक्टिंग ये क्वेश्चन आते हैं, तो अच्छे से ना। कल अपन लोग इसको नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल, कल होपफुल हम इसको शुरू खत्म कर देंगे साइंटिफिक वाला, और हम मेथड्स भी कर सकते हैं बिकॉज मेथड काफी है ना, तो मेथड में कर सकते हैं। तो हम कल इसको कल हम नेचर ऑफ डेटा से साइकोलॉजिकल, बाकी एक बार जो हमने आज पढ़ा है उसको एक बार recap। आई होप तुम्हें पहली क्लास मेथड ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी में मजा आया होगा, इसको पढ़ने में बस समझ मजा आया होगा ना। तो इसी का ज्यादा लोड मत लेना, डाउट कमेंट सेक्शन डाल देना, कर देना, कभी पूछ, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास की समाप्ति, कल हम आएंगे नए पार्ट के साथ, नए लेक्चर के साथ, उसी नई एनर्जी के साथ, उसी नई वाइब के साथ, जोश के साथ हम आएंगे और हम इसको आगे करेंगे। टिल देन अपना बहुत 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 सारा ध्यान रखो एंड सी टुमारो विथ विथ पार्ट 2 ऑफ, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।